हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इतिहास विषय पे हमारी ये चौथी वीडियो है, जिसमें इसके पीछे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं आर्य सभ्यता यानी वैदिक काल। वैदिक काल मुख्य रूप से इसके पीछे हम बता चुके हैं। वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। यानी कि ऋग्वैदिक काल मुख्य रूप से हमारे 4 वेद हैं, ठीक है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिसमें ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद में जितने सारे प्रमाण मिले हैं वो सब किसमें रखा गया है? ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में यानी इसके बाद जो 3 वेद मिले हैं, यानी कि जो 3 वेद हैं उससे जो प्रमाण मिला है, उसको जो चीजें रखी गई है किसमें रखा गया है? उत्तर वैदिक काल में। तो सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे ऋग्वैदिक काल, यानी कि भारत में जो आर्यों का विस्तार है, आर्य जो लोग थे कहाँ से कहाँ तक थे, यानी कि इसमें जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल है ऋग्वैदिक काल, पहले हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें जो थे भारत में जो आर्य लोग थे, आर्य लोग का जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था, यानी कि मुख्य रूप से आर्य लोगों का भौगोलिक विस्तार, यानी कि आर्य लोग जो थे उनका विस्तार भौगोलिक क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक था। ये सारे प्रमाण जो भी कुछ मिले हैं सब ऋग्वैदिक काल में जितनी सारी नदियां मिली हैं, उन नदियों के अध्ययन से जो सारी चीजें हमको प्रमाण के रूप में सिद्ध हुआ है, उसी के अनुसार पता चलता है कि आर्य जो थे कहाँ से कहाँ तक थे। तो सबसे पहले जो आर्यों का भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था। तो आर्यों की जानकारी का जो सबसे बड़ा स्रोत है क्या है? ऋग्वेद, ठीक है। वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल, यानी कि आर्यों का जो सबसे जानकारी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद में जिन नदियों का वर्णन मिला हुआ है उनके अनुसार जो भी कुछ सिद्ध होता है उसी के अनुसार पता चलता है कि ऋग्वेद में यानी कि आर्य कहाँ से कहाँ तक थे। अतः ऋग्वेद में जिन भौगोलिक नामों का वर्णन मिलता है उनसे अनुमान लगाता है कि उनका निवास स्थान कहाँ तक था। ऋग्वेद में क्या है? अनेक नदियों का वर्णन मिला है। ऋग्वेद में जो है अनेक नदियों का वर्णन मिला हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से चारों वेदों में से कुल मिलाकर 31 नदियों का वर्णन मिला हुआ है। इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यानी कि चारों वेदों में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिला हुआ है? तो 31 नदियों का, ठीक है। जिसमें मुख्य रूप से ऋग्वेद में अकेले केवल कितनी नदियां हैं? 25। चारों वेदों में कितनी नदियों का वर्णन मिला हुआ है? 31। और अकेले केवल ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन मिला हुआ है? तो वह 25 नदियों का वर्णन मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि ऋग्वेद में जिन 25 नदियों का वर्णन मिला हुआ है उससे अनुमान लगाया जाता है कि जो आर्यों का निवास स्थान था क्या था? सप्तसैंधव प्रदेश। इसके पीछे हम बता चुके हैं कि आर्य जो लोग थे उनका मूल निवास स्थान, यानी कि अनेक विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, जिसमें जो सबसे फैक्ट तथ्य है यानी कि जो सटीक वर्णन मिला हुआ है किसने दिया है? मैक्स मूलर ने। और मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया था? मध्य एशिया, यानी कि मुख्य रूप से क्या? सप्तसैंधव प्रदेश। सप्तसैंधव प्रदेश क्या है? 7 नदियों का भूमि, यानी कि 7 नदियों की भूमि का जो वर्णन मिला हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? सप्तसैंधव प्रदेश। तो 7 नदियां जो कौन कौन सी हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं कि उन नदियों का जो नया नाम क्या था और पुराना नाम क्या था और इस समय जो नया नाम है वो क्या है, ठीक है। तो इस सबसे पहले जो नदी है कौन सी नदी है? सिंध नदी। सिंध नदी का इस समय नाम क्या हो चुका है? सिंधु। दूसरी है विस्तता, ठीक है। विस्तता का इस समय नाम क्या हो चुका है? झेलम।
और तीसरी है आस्किनी, आस्किनी का नया नाम क्या हो चुका है, चिनाब। चौथी है पौरूषणी, और पौरूषणी का नया नाम क्या हो चुका है, रावी। पांचवी नदी जो हमारी है क्या है, बिपाशा, बिपाशा का नया नाम क्या है, ब्यास। सतुद्री यानी कि सतलज। और सातवीं जो नदी है क्या है, सुरसती, कहीं कहीं सरस्वती दिया है, सुरसती, और इसका नया नाम क्या है, सरस्वती। सरस्वती नदी ऐसे भी अब क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए इन सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि आर्यों का जो निवास स्थान था कहाँ था, सप्त सैंधव प्रदेश। यानी कि ये जो 7 नदियां हैं, ठीक है, 7 नदियां, मान लीजिए यहां से सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु, और लास्ट में हमारी कौन सी है, सरस्वती। यानी इन नदियों के बीच जो भी क्षेत्र, यानी सारी नदियां इसके अंदर गत आती हैं, तो इनके बीच जो 7 नदियां हैं इसी को क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, इन 7 नदियों का वर्णन कहां से मिला है, तो ऋग्वेद में। ठीक है, इसमें ऋग्वेद में भी सर्वाधिक बार, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन मिला है, तो सिंधु नदी तक। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन मिला है, तो सिंधु नदी। तो इससे हम यही अनुमान लगाते हैं, यानी कि आर्य जो लोग थे उनका मुख्य रूप से जो निवास स्थान था सबसे अधिक कहां था, तो सिंधु नदी। यानी सिंधु नदी के आसपास का जो भी इलाका होगा वहीं पे यानी कि आर्य लोग सबसे अधिक मिलते होंगे। यानी कि यही कहने का मतलब यही है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है, सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का अगर जो सर्वाधिक बार अगर जो वर्णन है तो उसमें सबसे अधिक आर्य लोग रहा करते थे, यानी कि उनके विस्तार में सबसे अधिक लोग आर्य लोग रहते थे। उसके बाद से है, अगर जो धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो धार्मिक दृष्टि से अगर जो सबसे अधिक कोई पवित्र नदी थी तो कौन सी नदी थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदियों की माँ, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है, नदियों की माँ, यानी कि नदीत्मा। ऋग्वैदिक काल का भौतिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और कृषि जीवन। यानी कि ऋग्वैदिक काल के यानी कि आर्यों का जो मुख्य रूप से जीवन यापन था वो कैसा था, यानी कि उनकी भौतिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और उनका कृषि पे जीवन कैसा था। इसके पहले उनका हम लोग भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि उनका जो क्षेत्र था आर्यों का मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, उसमें मुख्य रूप से 7 नदियों की भूमि। इसके बाद से इनका ऋग्वैदिक काल में कृषि की तुलना में पशुचारण अधिक महत्व होता था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे क्या थे, कृषि पे नहीं थे, उनका मुख्य रूप से जो व्यवसाय था क्या था, पशुचारण। यानी पशुचारण मुख्य रूप से एक गुटों में रहा करते थे, और एक गुट में रह करके मुख्य रूप से जिनको हम कहते हैं कबीले, यानी कबीले के रूप में रहते थे और पशु चराते थे। यानी कि मुख्य रूप से गाय चराते थे, यानी पशुचारण का बहुत अधिक महत्व था। आर्यों का मुख्य कार्य क्या था, पशुचारण और युद्ध करना। यानी कि मुख्य रूप से क्या था उनका जीवन यापन, कि एक कबीला हुआ करता था जिसमें बहुत सारी गाय थी, ठीक है, और उनके साथ जितने गाय रहते थे लोग सब एक समूह में रहते थे, और इनका मुख्य रूप से पशु चराते थे, और पशु मान लीजिए कि यहाँ पे चराते थे, फिर से कुछ दिनों के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि पशु चराते थे, जब वहाँ से चारागाह खत्म हुआ फिर आगे, इस तरह से उनका जीवन यापन चलता रहता था। और क्या था, युद्ध करना मतलब कि एक कबीला जब दूसरे कबीले के पास पहुंचता था तो दोनों क्या करते थे, आपस में युद्ध किया करते थे। ठीक है, तीसरा नंबर है हमारा टॉपिक, ऋग्वैदिक काल में गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो गाय थी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसका वर्णन कितनी बार, 176 बार। यानी कि ऋग्वेद में गाय का जो वर्णन मिला है कितना बार मिला है, 176 बार। गाय युद्ध का कारण हुआ करती थी, यानी कि गाय युद्ध का कारण इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उस समय गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या मतलब न मारे जाने योग्य, यही है, ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या मतलब जिसकी हत्या न की जाए। ठीक है, यानी कि अगर जो कोई उस समय गाय की हत्या कर दिया करता था तो उसको क्या किया जाता था, वो युद्ध, यानी कि जो गाय की हत्या करता था
उसको बहुत बड़ा दंड दिया जाता था, यानी कि मुख्य रूप से मृत्यु दंड दिया जाता था जो भी गाय की, यानी कि उस समय गाय की हत्या नहीं की जा सकती। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो था घोड़ा, यानी कि आर्यों का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो क्या था, घोड़ा। लेकिन एक चीज और है उसमें, यानी कि ऋग्वैदिक काल में हाथी का वर्णन नहीं मिला हुआ है। ठीक है, सबसे जो प्रिय थी क्या थी, गाय, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या था, घोड़ा। इसमें जो गाय थी जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ठीक है, और उनका कृषि यापन जीवन, यानी कि आर्यों का मुख्य रूप से कृषि जीवन था। वो क्या था, कृषि, यानी कि ऋग्वैदिक काल में कृषि का धंधा क्या था, गौण था। गौण व्यवस्था पे कृषि करते थे, मुख्य रूप से कृषि न के बराबर करते थे। कि गौण धंधा मतलब यही था कि मान लीजिए जो वहाँ पे पशु चरा रहे हैं और वहाँ पे जो भी भूमि थी उस पे जो भी कुछ छिड़क देते थे। मान लीजिए गेहूं है, जमीन ऐसे है, हम लोग क्या करते हैं, अगर जो हमको गेहूं की बुआई करनी हो तो सबसे पहले खेत की जुताई होती है, उसके बाद उन तरीके से गेहूं की फसल हम तैयार करते हैं। लेकिन जो आर्य लोग थे क्या थे, कृषि पे छिड़क देते थे, गेहूं, धान, चावल जो भी कुछ उनको बोना था वो छिड़क देते थे, जो हो गया उसी को काट करके अपना पेट भरते थे। ऋग्वैदिक काल में कृषि का धंधा क्या था, गौण था। गौण मतलब कि जो भी कुछ जमीन पे छिड़क दे और उससे जो हो जाए उसी को क्या कहते हैं, गौण व्यवस्था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में एक ही अनाज का प्रयोग हुआ है, यानी कि मुख्य रूप से यव। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि सबसे पहले ऋग्वेद में, यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अनाज है, यव मतलब जौ। इसके पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भूसी का प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है, मुख्य रूप से लोथल। ठीक है, और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये तो बाद की चीजें हैं। अगले नंबर पे ऋग्वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी कि जो वस्तु विनिमय थी क्या थी, जो व्यापार हुआ करता था। जैसे मान लीजिए एक देश से दूसरे देश, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर जो व्यापार करना हो तो क्या था, वस्तु विनिमय पर आधारित थी। यानी कि उस समय के लोग जो अगर जो व्यापार करते थे तो कैसे करते थे कि मान लीजिए कि उससे कुछ सामान लेना हो तो क्या करते थे, गाय, मुख्य रूप से गाय, अगर उनको कुछ सामान लेना हो तो गाय दूसरे को दे देते थे, उससे सामान ले लिया करते थे। इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। यानी कि मुख्य रूप से जो मुद्रा थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं होता था, यानी उस समय के लोगों का क्या था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। जो भी कुछ व्यवस्था होती थी, व्यापार करते थे, जो भी कृषि करते थे, यानी कि उनको जो भी चीजें व्यापार के रूप में लेनी होती थी तो क्या किससे होती थी, गाय के रूप में हुआ करती थी। यानी कि गाय को क्या करते थे, ले लेते थे और उसके बाद से वस्तु उससे दिया करते थे, यानी कि वस्तु और गाय। ठीक है, वस्तु और गाय का आदान प्रदान एक दूसरे से हुआ करता था। यही है क्या, ऋग्वैदिक काल का कृषि जीवन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन, यानी कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसे शुरू हुआ। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे, हमारे मुख्य रूप से कितने धर्म हैं, 4। ठीक है, जिसमें वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से 3 वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी। ठीक है, तो कौन कौन सी व्यवस्था शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे चली। ठीक है, इसके बाद से हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद से ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।